अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ किरण नाज। सियासत जो है ना वो मुमकिनात का नाम है और नामुमकिनात में से रास्ते तलाश करने का नाम है और बर्फ के से दिमाग से सोचने का नाम है सियासत। जज्बात और बहुत से मौक़े पर ज़ाती एहसासात को भी एक तरफ रख देने का नाम है सियासत। खान साहब की गुज़िश्ता 10 महीने की सियासत पर अगर नज़र डालती हूँ तो अक्सर फैसलों में जल्दबाजी, गुस्सा, झुंझुलाहट नज़र आती है। मकबूल फैसले जिन पर वाह वाह तो हो सकती है, अवाम जिन पर तालियां तो बजा सकते हैं, उनका खून तो गरमाया जा सकता है, लेकिन इक़्तिदार की राहदारियों से दूर करते चले जाते हैं। आगाज़ होता है नाज़रीन पिछले साल के अप्रैल से। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आती है तो उसका मुकाबला करने के बजाय एक ऐसा बयानिया गढ़ा जिस पर इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान तो परेशान हुए ही, लेकिन आलमी सियासत समझने वाले भी हैरान रह गए। वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र नहीं था, खान साहब ने अवाम में उसी को फ़रोख्त करना शुरू कर दिया। अपनी हुकूमत के खात्मे का अव्वल व आखिर जिम्मेदार अमेरिका को ठहरा दिया। अवाम में इस नारे को तो ज़रूर मकबूलियत मिली, गाड़ियों के पीछे स्टिकर्स भी लगाए गए, लेकिन सिफारती दुनिया में खान साहब को एक नाकाबिले एतबार शख्स के तौर पर देखा जाने लगा। और फिर इस बयानिए का अंजाम सुनिए क्या हुआ। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा अमरीकी सफ़ीर से मिलकर ये यकीन दहानी करवाते रहे कि हम तो आपके खिलाफ नहीं हैं। और फिर एक दिन ऐसा भी आया कि खुद खान साहब को आकर कहना पड़ा कि एज फार एज आई एम कंसर्न्ड इट्स ओवर, इट्स बिहाइंड मी, यानी अब आप इसे भूल जाइए। खान साहब ने नाज़रीन एक और मकबूल लेकिन गैर सियासी फैसला किया। उस पर भी अवाम में बड़ी पजीराई मिली, बड़ी वाह वाह हुई। वो था कौमी असम्बली से निकलने का ऐलान। उस वक्त भी बहुत से तजियाकार कह रहे थे कि खान साहब आप मैदान खाली छोड़कर अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपने कई मुखलिस अराकीन ने असम्बलियों से निकलने से मना किया, लेकिन खान साहब ने एक नहीं सुनी। पर यहाँ भी वक्त ने साबित कर दिया कि खान साहब का ये फैसला अवाम में तो मकबूलियत के लिए बड़ा अच्छा था, लेकिन सियासी लिहाज से उन्हें शदीद नुकसान पहुँचा दिया। आज सूरत हाल ये है कि खान साहब असम्बली में वापस आने के लिए तगदौ कर रहे हैं। कभी स्पीकर हाउस के सामने एहतजाज करते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं, कभी आला अदालतों के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि हमें असम्बली में वापस आने दे दिया जाए। उस असम्बली में जिसे उन्होंने खुद लात मारी थी। खान साहब ने एक और मकबूल फैसला किया, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों की तहलील का फैसला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अक्सरियत थी ना, उनकी राय थी कि असम्बलियाँ तहलील नहीं की जानी चाहिए। उनके अपने ही वजीर आला चौधरी परवेज इलाही आखिरी दिन तक उसके मुखालिफ रहे। चौधरी मोनिस इलाही ने खान साहब को खबरदार भी किया कि अगर असम्बली तोड़ दी तो फिर बड़ी मार पड़ेगी, लेकिन खान साहब ने अपने ही हाथों अपनी हुकूमतें गिराने का कारनामा अंजाम दिया। अंजाम क्या हुआ? खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन का दिया गया नाम ही बतौर निगरां वजीर आला आ गया। पंजाब में उनके बकौल उनके सबसे बड़े दुश्मन मोहसिन नकवी निगरां वजीर आला बन गए। उनकी हुकूमत जाते ही करीबी साथी फवाद चौधरी धर लिए गए। खुद उनके अपने ऊपर गिरफ्तारी के बादल मंडरा रहे हैं। जमान पार्क से केपी पुलिस और बनीगाला से इस्लामाबाद पुलिस हटा दी गई है। शायद यही वो हालात हैं कि जिनकी वजह से चौधरी परवेज इलाही और खान साहब के ही वजीर दाखिला ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब कहने पर मजबूर हुए हैं। सुनिए जरा। मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि जी ये असम्बलियाँ मुद्दत पूरी करें। खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरू ले गए सारी पार्टी में। नाज़रीन, खान साहब के इन मकबूल लेकिन गैर सियासी फैसलों का नतीजा है कि वो कौमी असम्बली से बाहर हैं। इस्टेब्लिशमेंट के साथ रिश्ता नाता टूट चुका है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब हुकूमतें अंजाम से दो चार कर चुके हैं। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में उनके बकौल उनके सबसे बड़े मुखालिफ निगरां वजीर आला बन चुके हैं। पूरे मुल्क में वक्त से पहले इंतखाबात चाहते थे। 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़कर वहाँ भी उन्हें इंतखाबात होते तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। खान साहब को खुदा लंबी ज़िंदगी अता करे। इस वक्त हालात ये बन गए हैं कि उन्हें अपनी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ ख़तरात नज़र आ रहे हैं और अब वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उन्हें ख़त्म करने के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए गए। प्लान सी बना है, आसिफ जरदारी इसके पीछे है। सिंध हुकूमत से जो पैसा लूटता है, ये पैसा इसने लगाया है एक दहशतगर्द तंजीम को, इसने पैसा दिया है। सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसी के लोग हैं जो ये मिलके 3 तरफ ये फैसला हुआ है और इन्होंने अगली वारदात करनी है। केयरटेकर गवर्नमेंट हमारे बदतरीन मुखालिफ को वहां बिठा दिया, यहां भी और पख्तूनख्वा के अंदर भी। आइन बड़ा क्लियर है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और जो नहीं करवाता आर्टिकल 6 ये सीधा सीधा है। ये गवर्नमेंट पूरी तरह कोशिश कर रही है कि इलेक्शन ना हो।
तो खान साहब, सियासत जो है ना वो मुमकिनात का नाम है और अभी वक्त गया नहीं है। आप ही कहते हैं खान साहब के यू टर्न्स तो अच्छे होते हैं, तो अपने मकबूल फैसलों पर यू टर्न लें खान साहब, हकीकत की दुनिया में आए। यकीनन ये आपके लिए भी और स्पेशली मुल्क के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होगा। आज प्रोग्राम में मेरे मौजूद मेहमान में मुझे मियां जावेद लतीफ़ साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी भाई साहब। जावेद साहब, सबसे पहले तो ज़रा आगाज़ करते हैं। खान साहब ने आसिफ अली जरदारी साहब पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम लगाया है, प्लान सी की वो बात कर रहे हैं। कह रहे हैं जरदारी साहब ने उनके कत्ल के लिए दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए, सिंध का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। तो जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब की जानिब से लगाया गया है, क्या हुकूमत उनकी तहकीकात करेगी? देखें किरण, रोज़ कोई नया शोशा छोड़ते हैं, वो किस किस चीज़ की तहकीक करेगी हुकूमत वक्त। जो आप इसको इतना सादा समझते हैं, ये शख्स इतना सादा नहीं है। ये बड़ा मुनाफिक धोखेबाज है, और ये धोखा मुनाफिकत इसने आज शुरू नहीं की। आज मेरा ख़्याल है कोई 11 साल हो गए हैं, 12 साल इसको लॉन्च किए हुए। और जब से ये लॉन्च किया गया है उस वक्त से आज तक का पीरियड देख लें कि हर दिन इसने नई बात की है, हर दिन इसने नया झूठ बोला है। 2014 में लॉन्च किए हुए इसको 3 साल हुए थे, तो इसने पाकिस्तान के अंदर सिविल नाफरमानी की बात की। और जो बात ये आज कर रहा है कि नए इंतखाबात होने चाहिए, किरण ये देखें 97 में अपनी ज़मानत ज़ब्त करवा बैठा, और इसने 6 माह के अंदर कहा कि इलेक्शन नए होने चाहिए, रिग इलेक्शन थे। 2002 में भी यही बात की, 2008 में भी यही बात की, 2013 में भी यही बात की। 2018 में आकर जब इसको चेयर मिली तो उस वक्त इसको सुकून आया कि ये इलेक्शन जो है रिग नहीं है, जबकि दुनिया पूरी कह रही थी ये रिग इलेक्शन है। और उसी असेंबली में जब इसके खिलाफ अदम एतमाद आ गया तो उसके बाद फिर इसने कहना शुरू कर दिया कि ये रिग इलेक्शन थे और नए इंतखाबात होने चाहिए। अब बात असल जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है किरण, कि इसका एजेंडा पाकिस्तान के अंदर फसाद, पाकिस्तान के अंदर इंतशार पैदा करके पाकिस्तान की मईशत को और पाकिस्तान की सलामती को खतरे में डालना है, जो 4 साल। तो सर ये जो इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं मियाँ साहब, इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं जरदारी साहब के ऊपर, तो इस पर तो हुकूमत को चाहिए कि वो तहकीकात करें उनके इल्ज़ामात के ऊपर। और साथ साथ ये सर कि ऐसी बात खान साहब खुद कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो सूबाई हुकूमतें हैं उनकी जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ली जा रही है। आप नहीं समझते खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाता है तो ये तो हुकूमत के गले पड़ जाएगा? किरण, इस शख्स को कोई दुश्मन तो नहीं मारेगा, इसका अपना कोई मार दे तो मैं कह नहीं सकता। दुश्मन का काम तो ये कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान का मुखालफ या दहशतगर्द तंजीमें इसको क्यों मारेंगी, जो काम ये बड़ी आसानी से पाकिस्तान के अंदर बैठ के कर रहा है। मुझे ये बताएं कि क्या इससे पहले इसने अपने कत्ल की मनसूबाबंदी 4 लोगों पे लगाई, 2 लोगों पे लगाई, वज़ीराबाद का वाक़या हुआ उस पर क्या क्या कुछ इसने कहा, और ख़ुद ही JIT बनाई, ख़ुद ही JIT के मेंबर तब्दील करता रहा, और आखिरकार निकला कुछ भी ना। और हम जब कहते रहे कि इसकी, और मुझे कोई बताए कि अगर ये इतना सादा आदमी था या इस पर वाकई कोई कत्ल का हमला हुआ था, तो वज़ीराबाद वाक़े के बाद किसी सरकारी अस्पताल में कोई भी ज़ख्मी हो दुनिया में, जहाँ के कानून होते हैं और पाकिस्तान का भी यकीनन एक कानून है, तो आपको मेडिकल रिपोर्ट के लिए सरकारी अस्पताल जाना पड़ता है, किसी प्राइवेट अस्पताल में आप बाद में जाते हैं। मगर मसूफ़ आज तक किसी सरकारी अस्पताल से अपना मेडिकल नहीं करवा सके, महज इसलिए कि वो सारा ड्रामा था। वो 4 जो लोगों को कहता था 35 पेंचर, ये 4 पेंचर लगा के बैठा हुआ है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये पाकिस्तान के अंदर इंतशार चाहता है, पाकिस्तान के। मियां साहब, अगर आप मुझे हाँ या नहीं में बता सकते हैं कि आप तहकीकात करवाएंगे इस इल्ज़ाम की या नहीं करवाएंगे, सर हाँ या ना में बता दें ताकि मैं अगले सवाल की तरफ चली जाऊं। अगर किरण अगर ये चाहता है तहकीकात, हुकूमत वक्त इसकी मर्जी की करवाने के लिए तैयार है, क्यों ना करवाए। हम तो इसकी जो वज़ीराबाद का वाक़या उसकी भी तहकीकात चाहते हैं
क्यों नहीं वो तहकीकात होनी चाहिए? इसको उस तहकीकात में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, मगर उसको अब मुझे बताइए सर, इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकी लगाने पर फवाद चौधरी साहब जेल चले गए हैं सर। अब तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस खान साहब और दीगर पीटीआई क़यादत के खिलाफ भी चल रहा है, फिर इसके अलावा उन्हें इश्तिहारी करार देने की भी बात हो रही है। तो जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है, क्या ये खान साहब की गिरफ्तारी से पहले टेस्ट करने की कोशिश की गई है? किरण, मुझे ये बताएं कि ये बहुत घिनौना जुर्म इस सेंस में है कि अगर चीफ इलेक्शन कमीशन और उनके तमाम मेंबरान पर आप अदम एतमाद करते हैं तो फिर इलेक्शन कैसे? फिर आप वक्त से पहले एक इल्ज़ाम लगाकर बुनियाद बना रहे हैं कि इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कोई ना करे, और अगर इतना अरबों रुपया लगाने के बाद भी मतनाज़ा उस नताइज को किसी ने बनाना है, तो फिर ऐसे इंतखाबात से पहले उस फसादी का कुछ ना कुछ क्यों नहीं कर लिया जाता? और जो बात है असल, मुझे ये बताएं कि क्या हमारे इंटेलिजेंस अदारे जो हैं, क्या खुदा न खास्ता इतने वीक हैं? और मैं किरण ये बड़े दुखी दिल से बात कहने लगा हूँ, बतौर मुस्लिम लीग के मेंबर के ये बात नहीं कर रहा। जब हमारे इंटेलिजेंस अदारे इतने मौसर हैं कि सरहद पार होने वाली मनसूबाबंदी या साजिश को बेनकाब करने की सलाहियत रखते हैं वक्त से पहले, तो मुझे ये बताए कोई कि क्या किसी एजेंसी के इल्म में नहीं था ये प्ले बॉय है? क्या 4 सालों में जो इसने करप्शन की एजेंसियों को कोई इल्म नहीं है? क्या अदारे सोए हुए हैं? क्या जब ये कहा जाता है कि आप हुकूमत में आप क्यों नहीं हाथ डालते? हुकूमतों का काम अदारों को डिक्टेट करना नहीं होता। हुकूमतों का काम ये नहीं है कि आप अपने मुखालिफिन के लिए अदारों को इस्तेमाल सर। अब हुकूमत आपकी है ना सर, हुकूमत अब आपकी है, ज़बानी जमा खर्च तो अभी भी हो रहा है सर, साबित करें। अगर आप मैं तो खुद ये बात कह रहा हूँ कि मैं ये समझता हूँ कि आज भी इसकी सहूलतकारी हो रही है, और 1.5 माह पहले तो मुकम्मल तौर पर सहूलतकारी हो रही थी। 1.5 माह हुआ है कि कुछ जगहों से सहूलतकारी कम हुई है, मगर फैज़ आम तो आज भी जारी है। मैं ये कहूँगा कि क्या 5 किरदार जो थे 2017 के, जिन्होंने पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की 2017 में बुनियाद रखी और आज इस दहाई तक ले आए कि हमें आज रोटी के लाले पड़े हुए हैं, आज हमें ये फिक्र होता है कि आटा सुबह किस भाव मिलेगा, आज हमें ये फिक्र होता है कि IMF से मुआहदा हुआ है या नहीं, आज हमें फिक्र ये होता है कि डॉलर आज कितने पे पहुंच गया, आज हमें फिक्र ये होता है कि दुनिया हमें किस तनाज़र में देख रही है, आज हमें फिक्र ये होता है कि पाकिस्तान की सलामती जो है मईशत की वजह से कहीं खतरे में पड़ जाए। खुलकर तनकीद कर रहे हैं आपके लोग, हुकूमत के लोग बड़े इस वक्त इत्मीनान में हैं कि इदारे न्यूट्रल हो चुके हैं। इनफैक्ट जो जमान पार्क में मीटिंग हुई है सदर साहब की और इमरान खान साहब की, उसमें भी सदर साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट तो आप पर एतबार करने को तैयार नहीं है, और आप कह रहे हैं कि अभी भी सहूलतकारी हो रही है। देखें, आप जस्टिस शौकत सिद्दीकी बकौल के 3 अदारों ने मिल के इस बुत को तराशा था, और अदारे कभी एज अदारा बिहेव नहीं करते कोई नेगेटिव, बल्कि होता ही है अदारों में बैठे लोग जो होते हैं वो नेगेटिव पॉजिटिव या सही गलत फैसले करते हैं। अदारों को तनकीद का निशाना बनाना किसी भी पाकिस्तानी के लिए ये गलत बात है कि वो अदारों पे तनकीद करे, मगर अदारों में बैठे सर, लोगों अगर आप कह रहे हैं कि इदारों के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो सहूलतकारी कर रहे हैं, तो वजीर आजम ने इदारे के सरबराह से शिकायत की है सर? अच्छा, फिर मेरी बात सुन ले किरण। अभी बकौल इमरान खान साहब के जब जनरल बाजवा ने रिटायर हो गए और फैज़ साहब ने रिटायरमेंट ले ली, तो मूनस लाई, परवेज़ लाई, इमरान खान ने उन दोनों के बारे में क्या कुछ नहीं कहा? ये किरण आपसे कोई चीज़ पोशीदा तो नहीं है, तो पब्लिक है, ये तो दुनिया में बातें हो रही हैं कि दोनों पे इल्ज़ामात लगाए गए और फिर ये कहा गया
कि साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा से सादा सा सवाल कर रही हूँ सर, सादा सा सवाल कर रही हूँ। सहूलतकारी खान साहब की हो रही है, आप कह रहे हैं अभी भी इदारों के अंदर से, तो इदारे के सरबराह से शिकायत की है वजीर आजम साहब ने? मुझे आप किरण ये बता दें कि एक बंदा 3-3 घंटे बैठ के नेशनल चैनल पे आप ये देखें कि वो लोगों की ज़हन साजी कर रहा हो, गलत बयानी कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, और वक्त के प्राइम मिनिस्टर को 3 मिनट भी ना दिए जा रहे हों। और इसी तरह आप ये देखें कि क्या फवाद चौधरी पकड़े गए और फवाद चौधरी को लोअर कोर्ट ने रिमांड के लिए राहदारी रिमांड दिया, तो आप देखें कि हाई कोर्ट के अंदर उसका नोटिस होता है कि मुगवी को लाया जाए, दोनों आईजीज को तलब कर लिया जाता है। हमारे होते हुए जब हम 3-3 माह गायब रहते थे, हमारे होते हुए तो कभी किसी कोर्ट ने इंस्पेक्टर को नहीं बुलाया था। आप ये देखें कि ये कैसा इंसाफ है कि जब मेरे पे गद्दारी का इल्ज़ाम लगा तो उस वक्त के चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो थे साबिक, वो जस्टिस कासिम खान साहब, उन्होंने मुझे नोटिस करके बुलाया और बुला के पूरा मीडिया खड़ा था, लिखा हुआ पेपर उनके सामने था, जिससे पढ़कर मुझे ये कह रहे थे कि तुम गद्दार हो और तुम्हें संसार कर देना चाहिए। तो मुझे तो ये अंदाजा हो रहा था। जावेद साहब, बड़ा सादा सा सवाल कर रही हूँ, जो अदालतें कर रही हैं वो आइन और कानून के मुताबिक कर रही हैं, लेकिन जो आप सहूलतकारी की बात कर रहे हैं सर, अगर इदारे के अंदर से सहूलतकारी हो रही है तो क्या वजीर आजम साहब ने इदारे की सरबराह से शिकायत की है? भाई मेरी बात सुन लें आप किरण, फिर वही बात करती हैं। मैं तो कहता हूं कि 1.5 माह से वहां से सहूलतकारी जो है वो कम होती नजर आ रही है, मगर 1.5 माह पहले तक तो जब हम आप कहते हैं 8 माह से कम हो रही है, लेकिन हो रही है। हम तो 8 माह से हुकूमत में थे ही नहीं, हम 8 माह से हुकूमत में थे ही नहीं, हम तो 1.5 माह हुआ है हुकूमत में आए हुए। उससे पहले तो रोज ये होता था कि सुबह गए शाम गए, सुबह ये हो गया रात को ये हो गया। एक्सटेंशन की बात होती थी। जो मैं मियां साहब, जो मैंने आपसे जो सवाल किया ना, आपने मुझे उसको मैंने 3 दफा पूछा, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब जरा मैं मरियम साहिबा के हवाले से बात कर लेती हूँ। मरियम साहिबा आ रही हैं कल, अब उनके इस्तकबाल के हवाले से क्या तैयारियां हो रही है कि ये इस्तकबाल तारीखी होगा मियां साहब? देखें किरण, कोई मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से तो ये इस्तकबाल की तैयारी नहीं हो रही, मगर जो बतौर चीफ ऑर्गेनाइज़र के मरियम नवाज़ पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रही हैं बाहर से, तो यकीनन लोग जा रहे हैं। आप उनको आप रोक तो सकते नहीं कि आप क्यों जा रहे हैं एयरपोर्ट। और मैं जो मुझे देखने में आ रहा है, पूरा लाहौर जो है वो यकीनन कोई रोके ना रोके वो तो जा रहा है एयरपोर्ट पे। बाकी किसी जगह से सर ये वैसे मुझे बता देंगे ये कैसा 1986 वाला इस्तकबाल होगा या उससे बेहतर होगा मियां साहब? जब 96 से आपने मुआवजा करना होगा ना, सॉरी 86 से, आप 1986 की बात कर रही हैं, तो नवाज शरीफ वापस आएंगे तो वो मुआवजा आप कर लीजिएगा। अच्छा सही। सर ये बताइए कि मरियम साहिबा अपने जलसों में हुकूमत की कारकर्दगी का भी दिफा करेंगी या फिर बस हुकूमत की कारकर्दगी से उनका कोई लेना देना नहीं होगा? क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ये 1.5 महीने की जो कारकर्दगी है हुकूमत की, ये तस्करा करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? 4 माह आप 2017 से अगर आपने मुस्लिम लीग की हुकूमत का मुआवजा करना है तो ये हमारी हुकूमत नहीं है, ये एक कौमी हुकूमत है, ये एक अलाइंस है जो तमाम जमातों ने एक कुर्बानी के जज्बे से अपनी गर्दन पेश की पाकिस्तान को बचाने के लिए। आप इसका मुआवजा हमारे इन 4 सालों से करें या ना करें वो आपकी स्वाबदीद है, मगर हमारा किसी ने मुआवजा करना है तो 2017 की मुस्लिम लीग की हुकूमत से करें, जब एक फलता फूलता चलता फिरता तरक्की करता पाकिस्तान 4-5 किरदारों ने तबाह करके रख दिया और इस नहई तक पाकिस्तान को ले आए, उससे मुआवजा किया जाए। और अब जो मरियम साहिबा आ रही हैं, ऑब्वियसली वो चीफ ऑर्गेनाइजर के तौर पर वापस आ रही हैं मियां साहब, तो उनके पास इख्तियारात भी होंगे, तो कि पार्टी के अंदर भी उखाड़ पछाड़ करेंगी और जो नून लीग के अंदर सीनियर रहनुमा हैं वो उनके फैसलों को कबूल करेंगे?
देखिए, आप किसी को सीनियर कहें या जूनियर करें, जमात के अंदर जिसको वोटर, जिसको जमात का वर्कर, जिसको अवाम पसंद करते हैं, वो अपना लीडर चुनते हैं। तो नवाज शरीफ को कौम ने अपना लीडर चुना था, तो यकीनन मुस्लिम लीग ने उनको अपना कायद बनाया। तो आप ये देखते आ रहे हैं कि नवाज शरीफ के बाद कोई भी ऐसा शख्स जमात के अंदर सीनियर या जूनियर ऐसा नहीं जो पॉपुलैरिटी जो मरियम नवाज शरीफ की लोगों में है वो रखता हो। तो यकीनन फिर वो जमात के फैसले बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर के वो करेंगी। यानी बड़ी तब्दीली आएंगी सर जमात में? देखें, बिल्कुल पिछले 4 सालों में तंजीमी काम ना होने के बराबर था, क्योंकि हर आए रोज़ तो कोई अंदर जा रहा था, कोई बाहर आ रहा था। हम तंजीमी काम नहीं कर सके और नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर हैं। तो पिछले 5 सालों से हमारा कोई तंजीमी काम नहीं हो सका, जिसकी वजह से जमात का फैसला है कि उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाया गया। और यकीनन चीफ ऑर्गेनाइज़र का ये काम है और उसका इख्तियार है, उस पर लाजम है कि वो तंजीम को मुनज़्ज़म करने के लिए फैसले करें। जी, सही। अच्छा सर, अभी ये जब ये फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है तो मुस्लिम लीग नून ने भी एक कैंपेन की है सोशल मीडिया पर, और एक आपका मैं फ्लेयर देख रही थी जिसके अंदर तमाम ही जो सीनियर रहनुमा हैं जो गिरफ्तार हुए हैं पिछले एतवार में, पिछले स्पेशली में, उन्होंने कितने कितने दिन जेल काटी है, तमाम लोगों की तस्वीरों के साथ वो दिन मौजूद है, मेंशन है। लेकिन इसके अंदर मैं देख रही थी साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब नहीं थे। तो सर ये अनइंटेंशनली हुआ है या डेलिबरेटली किया गया है? मिफ्ता इस्माइल साहब को क्या ओन नहीं कर रहे हैं आप लोग? अब वो तो कह रहे हैं मैं अभी भी नून लीग का हिस्सा हूं। बिल्कुल। देखें किरण, उन्होंने भी जेल काटी है। इख्तलाफ राय होना कोई जुर्म नहीं है। अभी तक जमात ने कोई फ़ैसला नहीं किया। जब जमात फ़ैसला कर लेगी वो भी आपके सामने आ जाएगा। मगर जो उन्होंने गुफ्तगू करना शुरू की हुई है वो जमात के डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ है। वो जो गुफ्तगू उन्होंने की हुई है वो करीब नहीं है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो वो बात आज से साल पहले किया करते थे, आज से 6 माह पहले किया करते थे मईशत के हवाले से, वो भी उनको याद रहना चाहिए। अगर आज वो 2 माह में चीज़ें भूल गए हैं तो वो मेरे ख्याल में मुनासिब उनके लिए भी नहीं है। सर, कराची के हवाले से वैसे बड़ी रज़ा हारून साहब के हवाले से बड़ी खबरें उड़ी हुई हैं। मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत दी जा रही है या शमूलियत इख्तियार करने वाले हैं, आप कुछ कंफर्मेशन कर सकते हैं इस खबर की? किरण, अभी तो वो आपने एक क्लिप दिखाया ना ब्रिगेडियर एजाज शाह का, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तो अभी तो सिलसिला शुरू हुआ है। नाम आप देखते जाना, गिनते जाना कि बलूचिस्तान से कौन शामिल हो रहा है और सिंध से कौन शामिल हो रहा है। ये अगले दिनों में आपको देखने को चीज़ें मिलेंगी, ये नाम देखने को सुनने को मिलेंगे। रज़ा हारून साहब के हवाले से फ़िलहाल मैं ज़रा जानना चाह रही हूँ, सर उनसे रब्ता हो रहा है मुस्लिम लीग नून का? मैं आपको अर्ज़ कर चुका हूँ कि चारों सूबों में बहुत सी शख्सियात हैं जिनसे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं और कुछ से राब्ते जो हैं अभी जारी हैं, और जो ही मुकम्मल होंगे उनके नाम दे दिए जाएंगे। जिनसे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं उनके नाम बता सकते हैं? मैं वही तो अर्ज़ कर रहा हूँ, वक्त आने पे आपको बता देंगे। अगर आप कोई बहुत ज़रूरी नाम चाहती हैं तो मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो मुस्लिम लीग में आइंदा चंद दिनों में शामिल होने वाला है, जिनसे राब्ते मुकम्मल हो चुके हैं। और कराची के MQM के कोई ग्रुप वो मुस्लिम लीग नून के अंदर शमूलियत इख्तियार कर रहा है, इस तरह से कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, आपकी बात को मैं इंडोर्स करते हुए सिर्फ इतना अर्ज़ कर रहूँगा, क्योंकि अभी बातें कुछ ऐसी हैं जो चीज़ें उनसे तय मुकम्मल नहीं हुई, तो उससे पहले मुनासिब नहीं होता अखलाकी तौर पे। MQM से भी लोग हैं और PTI के भी काफ़ी लोग हैं जिनसे राब्ता हमारा आलमोस्ट मुकम्मल हो चुका है। PTI के लोग भी आप कह रहे हैं और MQM के लोग भी मौजूद हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी ब्रेक के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शैला रज़ा साहिबा मेरे साथ मौजूद होंगी।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ आपको। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा शैला रजा साहिबा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम शैला साहिबा। इमरान खान साहब कह रहे हैं जरदारी साहब ने एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं उनके कत्ल के लिए, तो और साथ में ताकतवर लोग सहूलतकारी भी कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह से देख रही है खान साहब की इस बात को? देखिए, इमरान खान जो है ना एक बेसलेस आदमी है, और अगर आप उनकी सियासत पे नज़र डालें, जो कि जिसको वो सियासत कहते हैं, उसमें एहसानुल्लाह एहसान जो है उनके दौरे हुकूमत में रिलीज़ हुआ। तालिबान ने उन्हें अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर बातचीत के लिए मुंतखब किया। उन्हीं के ज़माने में जो है वहाँ पे जेल टूटी और तालिबान जो है नापसंदीदा शख्सियात को कत्ल करके भागे, और ख़ुद उन्होंने इकरार किया कि अफ़गानिस्तान जेल में जो लोग थे उन्होंने वहाँ से रिलीज़ करके यहाँ पर आबाद किए। तो दहशत गर्दों से जिनके ताल्लुकात हैं वो सबको मालूम है। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि मुझे मारने की साजिश की। शर्म नहीं आती उन्हें? एक आदमी के सूबाई हुकूमत में पकड़ा गया है, उसने जो इकरार किया है उस पर बात हो रही है, वो इधर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो उसके जवाब में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अगर आप ये बातें करेंगे तो मैं ये कहूँगी कि जरदारी साहब को चूहे मारने से घिन आती है। शैला साहिबा, अगर इमरान खान साहब सिर्फ ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं और आप लोग समझते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं, तो ज़्यादा बेहतर ये नहीं है कि तहकीकात करवा ली जाएं? क्योंकि जरदारी साहब वो साबिक सदर हैं, जो बात कर रहे हैं, जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो साबिक वज़ीर आज़म हैं। तो क्या समझती हैं आप, तहकीकात करवाएंगे इस पर? हमें क्या ज़रूरत है? एक आदमी है, एक बात कहता है, अगले दिन मुकर जाता है। इसके लिए यही ज़रूर इतना काफ़ी है जो मैंने कह दिया कि जरदारी साहब को चूहे मारने से घिन आती है। सही। शेख रशीद साहब के हवाले से भी बात करना चाह रही हूँ। वो कह रहे हैं दोनों असेंबलियों के इंतखाबात 3 माह में नहीं हो रहे हैं। खान साहब को भी ये खदशा है, जबकि आइन में तो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि असेंबली डिसॉल्व होने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात होने। पीपल्स पार्टी तो आइन के साथ खड़े होने का हमेशा दावा करती रही है। क्या इक़दामात कर रहे हैं आप लोग इस हवाले से? हुकूमत के पास बहुत सारे मसाइल हैं। माशी मसला इतना बड़ा छोड़ के गए, इनके किए हुए माहदे को पूरा करते करते हमारी जान निकली जा रही है, तो कर नहीं रहे थे। और 25 अरब रुपए जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं, जिसमें या शायद ज़्यादा 40 अरब या उसमें से 25 अरब तो फ़ौरन ही देने हैं, और हुकूमत के पास जो सूरत हाल है माशी वो भी सबको पता है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान की हुकूमत में ख़ुद सेंसस होने थे डिजिटल, और वो उन्होंने कहा था कि वो कराएंगे, तो उसका भी है मसला। MQM ने पहले ही इस बात पे मसला डाला हुआ है। हालांकि पिछले साल 17 नवंबर को वो हुकूमत में थे जब ये बिल इन्होंने पास किए थे बहुत सारे, जिसमें एक सेंसस का भी था। हमें तो शुरू से इतराज़ था, इन्होंने अपने दौर में ही कहा था कि हम सेंसस कराएंगे। तो इसकी भी डिमांड आ रही है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से। तो कुछ इंतज़ामी मामलात होते हैं, उनको देखना पड़ता है, और अगर उनकी ज़रूरत पेश आई तो वो भी करेंगे। अच्छा मैडम, कराची के बल्दियाती इंतखाबात पर सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और वो कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के दबाव पर इलेक्शन कमीशन नताइज को रोक रहा है। तो बाकी सारी जमातें, बाकी सारे लोग तो इलेक्शन कमीशन की तरफ उनकी तोपों का रुख है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जमात इस्लामी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही समझती है? आप लोग भी इलेक्शन कमीशन के सताए हुए हैं क्या? देखिए, हमें भी बहुत सारी जगह पे मसाइल आ रहे हैं। हम भी ये समझते हैं कि हमारे अबुल हसन इस्फहानी रोड पे बादशाह मसूद जो हैं वो जीत गए थे, लेकिन फिर उसके बाद वो हार गए। और इस तरह 1-2 और सीटें हैं, तो उस पर सदर हैं कराची डिवीज़न के सईद गनी, उन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो मुस्तकिल सारी इलेक्शन के मामलात को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जी। सही। आप ज़रा साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और बड़ी तशवीशनाक खबर आई थी, हमारी आंखों के सामने से गुजरी थी, तो सोचा कि प्रोग्राम में इस पर बात ज़रूर करनी चाहिए। कराची के नामालूम अफराद की कहानियाँ बड़ी सुनते हैं हम, लेकिन गुज़िश्ता 3 सालों से कराची के ज़िला किमाड़ी में नामालूम बीमारी या जहरीली गैस ने सबको परेशान किए रखा है, जहां गुज़िश्ता 16 दिनों में 19 अफराद पुरस्कार तौर पर जाँबाक हो चुके हैं। इब्तदाई तहकीकात हुई है, उसमें बताया जा रहा है कि अमवात मुबैना तौर पर जहरीली गैस से हुई है। डिप्टी कमिश्नर बता रहे हैं कि फैक्ट्रीज़ में प्लास्टिक और दीगर चीज़ें जलाई जाती थी, जिसके धुएँ से पहले गला ख़राब होता है, फिर नमूनिया जैसी अलामात ज़ाहिर होती हैं, फिर सांस लेने में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर ज़िंदगी की डोर टूट जाती है।
वाक़े के बाद इलाके में कायम 6 फैक्ट्रीज़ को सील किया गया है। 4 अफराद गिरफ्तार भी हुए हैं। सैम्पलिंग रिपोर्ट आने के बाद फैक्ट्री मालिकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई का भी इम्कान है, लेकिन ऐसा पहली बार तो हुआ नहीं है। 2020 में भी इसी इलाके में 14 पुरस्कार अमवात हुई थी, जिनकी वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। शैला साहिबा, ये जो किमाड़ी में गैस के हवाले से जो अभी मुबैना तौर पर ऐसी इत्तलात हैं, 19 अफराद जान से चले गए हैं, 48 घंटे ऑलमोस्ट हो गए हैं, ये मीडिया पर इत्तलात आई हैं, खबरें आई हैं, फिर वज़ीर आला साहब ने भी इसका नोटिस लिया। अभी तक कुछ पता चल सका है कि ये हुआ क्या है वहाँ पर? अच्छा देखिए, ये मैं कल ही ईरान से आई हूँ और उसके बाद मैंने ये ख़बर देखी है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने ये ख़बर देखी थी किसी चैनल पे कि इसकी तस्दीक हो गई है कि ये अमवात हुई हैं। अब ये इतनी जल्दी इसको मैं नहीं समझ सकती कि बहुत ज़्यादा जल्दी इसका कोई फ़ैसला आएगा। ये बहुत संजीदा बात है, जाने गई हैं तो लेकिन ये बात हुकूमत सिंध के महकमा सेहत की तरफ से तस्दीक की गई है। अब इसकी क्या सूरत हाल आती है, ये हमें बहुत संजीदगी से देखना होगा। इसका जल्दी नहीं आया तो एक और जो वाक़या है जो 2020 में किमाड़ी में पेश आया था, उसके बारे में, उसमें तकरीबन 14 अफराद की जान गई थी और उसके बारे में कहा जा रहा था कि ये सोयाबीन का कंटेनर वहाँ पर मौजूद है, उसकी वजह से ये अमवात हुई है, लेकिन फिर बाद में कहा गया कि सोयाबीन की वजह से अमवात नहीं हुई हैं। 2020 का वाक़या 2023 हो गया है, इसकी तहकीकात का क्या हुआ? अच्छा, उसमें ये हुआ था कि वो, आपको शायद याद हो कि शिप पे कुछ कंटेनर्स थे और उनका जब दरवाज़ा खुलता था तो उसके बाद वो निकलती थी और उसमें कुछ मामला था, तो उसमें यही रिपोर्ट आई थी और फिर उनको वहाँ से हटाया गया था, उन शिप्स को, उन कंटेनर्स को दूर ले जाया गया था, कुछ इसी तरह की बात थी। और लेकिन ये बात, वो तो आए हुए कंटेनर थे, ये बात उन इंडस्ट्रीज़ की हो रही है जो इलाके में मौजूद है। तो ये बहुत संजीदा मामला है और मैं नहीं समझती कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इतनी ही नॉलेज है जितनी मैंने टीवी पे देखा कि मैं इस पे बहुत बात कर सकूं, लेकिन बहरहाल गफलत तो है कहीं बहुत ज़्यादा। शैला साहिबा, मैं खुद उन इलाकों में गई थी और वो जो सोयाबीन के कंटेनर की बात आप कर रही हैं, उसी के ऊपर ही डाला जा रहा था मामला, लेकिन ये अफसोसनाक है कि 2023 आ गया, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि वो वाला वाक़या क्यों हुआ था। हामिद रहमान साहब हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, कराची से ज्वाइन कर रहे हैं आज प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हामिद। ये किमाड़ी में जो मुबैना तौर पर जहरीली गैस से 19 अफराद की जान गई, वज़ीर आला साहब ने भी नोटिस ले लिया, मीडिया पर 48 घंटे हो गए इस मामले को आए हुए। क्या पता चल सका है आपके पास? क्या इस हवाले से नॉलेज है? क्या मालूमात है? क्या हुआ क्या है वहाँ पर? जी किरण, देखिए हम 2 रोज़ से इस वाक़े को जो है इसके हवाले से अली मोहम्मद गोट है वहाँ पर जा रहे हैं। ज़िला किमाड़ी है, टाउन मवाज गोट, और मवाज गोट की यूसी 8 है जहाँ पर अली मोहम्मद गोट है और मुख्तसर सी आबादी है इस गोट की, जहाँ पर लगारी जो है वो कबाइल के लोग वहाँ पर रहते हैं। और वहाँ पर जो 19 अफराद की हमें इतला हुई थी, हम वहाँ पर गए, पूरा हमने विज़िट किया। अफसोसनाक वाक़या है, एक ही ख़ानदान के 19 अफराद हैं ये, और इस एक ख़ानदान में भी 4 अफराद एक घर से, जिनके एक हफ़्ते में 4 जनाजे उठे हैं, उसमें उनकी अहलिया शामिल है और उनके 4 बच्चे शामिल हैं। अभी जो महकमा सेहत की जानिब से कुछ देर पहले एक इब्तदाई रिपोर्ट हमें जारी की गई, उसमें बताया गया कि 10 तारीख से लेकर जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक ये अमवात हुई हैं, जिनमें 28 साल से लेके 1 साल के बच्चे तक की इसमें अमवात हुई हैं। और इस बात की तस्दीक कर दी है कि 18 अमवात हुई, जबकि जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने इसका दावा किया कि 19 अफराद हैं। 18 अफराद की हलाकत की तस्दीक महकमा सेहत ने की और इब्तदाई रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि मालूम ये होता है, जो लोगों ने शिकायत की कि वहाँ पर कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जो पत्थर तोड़ कर वहाँ से जो उससे खाम लोहा तैयार करती हैं, जिसके बाद जहरीली गैसें से लोगों की अमवात हुई है। ये भी इनका इम्कान जाहिर किया गया, लेकिन महकमा सेहत ये कह रहा है अब तक ये अमवात जो है ना, ये अमवात जो तस्दीक नहीं हो पाई है कि ये आ रही थी। ये तो आप कह रहे हैं ना कि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वहाँ पत्थर तोड़े जा रहे थे और फिर लोहा वगैरह निकाला जा रहा था या बरामद किया जा रहा था। आपको क्या पता चल सका है, ऐसा क्या उस फैक्ट्री में हो रहा था कि जिसकी बदौलत 19 लोगों की जान चली गई? और आप बता रहे हैं कि एक ही फैमिली के, एक ही ख़ानदान के 19 लोग हैं, तो उन फैक्ट्रीज़ में जो 6 फैक्ट्रीज़ को सील किया गया है, उन फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले, क्या खुदा न ख़ास्ता मजदूर वगैरह, उनकी भी जानें गई हैं? देखिए किरण, अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ गैर कानूनी हैं और गुज़िश्ता कई सालों से चल रही हैं।
अब मालूम यह हुआ कि हम जब 2 दिन से वहाँ जा रहे तो वहाँ एक नई फैक्ट्री 1 महीना हुआ है वो वहाँ पर कायम हुई है और वो बहुत बड़े रकबे पर फैली हुई फैक्ट्री है, जहाँ पर हमने देखा कि उस फैक्ट्री के अंदर अब तामीरात शुरू हो गई थी। वहाँ पर कुछ जो है पत्थर लाए जा रहे हैं, ब्लैक पत्थर है जो हमने वहाँ फैक्ट्री का आज विजिट किया, वो लाया जा रहा है, उसको क्रैश किया जा रहा है, उसको जलाया जा रहा है जिससे गैसेस निकलती है और फिर उसका खाम लोहा तैयार किया जा रहा है। तो आज एडीसी भी वहाँ के, हमने एडीसी से भी ये सवाल किया कि ये गैर कानूनी फैक्ट्रीज हैं जो यहाँ पर ये रिहायशी इलाका रेजिडेंशियल एरिया है जहाँ पर गैर कानूनी फैक्ट्रीज मौजूद हैं और 2020 में भी इसी तरह का एक वाकया हुआ था। तो अगर मालूम है कि ये गैर कानूनी फैक्ट्रीज यहाँ पर मौजूद हैं तो ये चल क्यों रही हैं? यही सवाल हमने जो एडीसी थे जुल्फ़िकार दाऊद पोता साहब, उनसे हमने किया। उनका ये कहना था गैर कानूनी फैक्ट्री, तो हमने उनसे सवाल किया कि ज़िला इंतज़ामिया की नाक के नीचे ये फैक्ट्रियाँ कायम है और ये एक फैक्ट्री नहीं थी, इस तरह की दर्जन के करीब फैक्ट्रियाँ हैं जो छोटे से इलाके में मौजूद है। वहाँ पर प्लास्टिक जलाया जा रहा है, वहाँ पर इस्तेमाल शुदा तेल जलाकर ग्रीस तैयार की जा रही है, वहाँ पर जो है पत्थर तोड़कर जो है खाम लोहा तैयार किया और बेशुमार फैक्ट्रियाँ वहाँ पर। तो एडीसी साहब का ये कहना था हमें इल्म नहीं था, जबकि आप ये एक अफसोसनाक बात है कि उनकी नाक के नीचे उनकी इलाके में मौजूद तमाम फैक्ट्रियां काम कर रही है और कोई उनको रोकने वाला नहीं था और वहाँ पर जो उससे होने वाली अब खदशा ये जाहिर किया गया कि अमवात जो उसी की वजह से हों। आज जो टीमें वहाँ पर गई हैं, महकमा सेहत की टीमें थी, DHO की टीमें थी और महकमा माहौलियात की जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है वहाँ की टीमें वहाँ पर गई, उन्होंने भी वहाँ पर सैंपलिंग की, मोबाइल टीमें भी वहाँ मौजूद थी, एक्सरे भी 71 के करीब आज पेश आया था 2020 में इसी तरह का वाकया पेश आया था। 14 लोगों की जानें चली गई थी और फिर उसको डाला गया था कि जी वहाँ पर सोयाबीन के कंटेनर्स खड़े हुए और उसमें से जहरीली गैस उठ रही है, उसकी वजह से लोगों की जानें गई हैं। फिर काफ़ी दिनों के बाद ये डिक्लेयर किया गया कि जी सोयाबीन की वजह से ये अमवात नहीं हुई हैं। तो अभी 3 साल बाद ये कुछ पता चल सका है कि वो अमवात क्यों हुई थी, उसकी तहकीकात में कुछ हुआ है? वो वाक़या भी ज़ाहिर है, रिपोर्ट्स ज़ाहिर है जब कमेटियाँ बनती है वो दब जाती हैं फ़ाइलों की नज़र हो जाती है, उसके बाद कोई नतीजा नहीं निकलता। तो उस वाक़े का भी अब तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया कि उसके क्यों अमवात हुई और अब भी यही हो रहा है कि ये कहा जा रहा है कि ये अमवात मालूम नहीं हो सकी वजह के किस वजह से अमवात हुई और ज़ाहिर है फिर ये दिन गुजरने के बाद ये सारी चीज़ें भी फ़ाइलों की नज़र हो जाती है, ये जो मामला बहुत हमारे लिए अलमिया भी है, अफसोसनाक भी है कि एक ऐसा ही सेम वाक़या 2020 में भी होता है और फिर दोबारा रिपीट टेलीकास्ट होता है। 2023 में भी इसी तरह का वाक़या होता है, पहले 14 लोग चले जाते हैं, फिर 16 लोगों की जानें चली जाती हैं, लेकिन हम वही लकीर पीट रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं है कि पहले क्या हुआ था और अब क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हामिद। प्रोग्राम में आपसे आगे बढ़ी हूँ नाज़रीन। डॉलर ने डार साहब को मात दे दी है, सिर्फ महंगा नहीं हुआ है, बहुत महंगा हो गया है, नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। रुपए के मुकाबले में न सिर्फ बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा है बल्कि एक ही दिन में बहुत बड़े इजाफे का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। रुपए की बेकदरी पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखी गई है। 2 दिन पहले जब पाकिस्तान का सूरज तुलू हो रहा था ना तो डॉलर 230 रुपए का था और आज जब सूरज गुरूब हो रहा था तो डॉलर अपनी बुलंदियों को छूकर 262 रुपए पर था। यानी सिर्फ 48 घंटे में डॉलर की कीमत में 32 रुपए का इजाफा। जाहिर है ये कोई गैर मुतवक्के नहीं था, ये तो होना ही था, जल्द या बदीर होना था। IMF का सबसे बड़ा मुतालबा ही यही था कि डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ दिया जाए और हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत यही थी कि रूठे हुए IMF को मनाया जाए, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत हमें अदा करना पड़े। आपके सामने ज़रा पाकिस्तान की 74 साल तारीख़ के कुछ आदादो शुमार पेश करते हैं। 1947 से 1955 के दौर में डॉलर की औसत कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 3 रुपये 31 पैसे थी। अक्टूबर 1958 में डॉलर 4 रुपये 76 पैसे का दस्तयाब था। दिसंबर पर आइए, दिसंबर 1971, यहाँ भी 4 रुपये 76 पैसे में डॉलर मिल जाता था। यानी तकरीबन 13 साल बाद भी रुपए के इस्तेहकाम में कोई कमी नहीं आई थी। जुलाई 1977 को डॉलर 9 रुपये 9 पैसे पर चला गया था। दिसंबर 1988 18 रुपये पर था। नवंबर 1990 में $1 21 रुपये का हो गया था। अक्टूबर 1993 में 30 रुपये और फरवरी 1997 में 40 का हिस्सा क्रॉस किया था। अब अक्टूबर 1999 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का इख्तिताम हो रहा था 51 रुपये का था डॉलर, और जब 2008 में परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो डॉलर 62 रुपये पर चला गया था। जरदारी दौर में उसने कमाल उरूज पाया और जून 2013 में डॉलर की कीमत 98 रुपये तक पहुंच गई थी। 2018 में जब नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो उस वक्त डॉलर दस्तयाब होता था तकरीबन 123 रुपये में। इसके बाद डॉलर ने ऐसी उड़ान भरी कि अब तक किसी की पकड़ में आ ही नहीं रहा है
खान साहब की हुकूमत ख़त्म हो रही थी तो डॉलर 184 रुपए पर था और आज डॉलर पाकिस्तान की तारीख में बुलंद तरीन सतह 262 रुपए को छू रहा है। इस ऊंची उड़ान के असरात क्या होंगे, महंगाई में कितना इजाफा होगा, क्या IMF का ये अहम तरीन मुतालबा मान लेने के बाद एक जो ये अनसर्टिनिटी की सी सिचुएशन है, गैर यकीनी सूरत हाल है, क्या इसमें कमी आएगी? और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये जो हम इरादे बांधते हैं, सोचते हैं, तोड़ देते हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इसकी कैफियत से कब तक निकलेंगे हम? हमारे साथ माहिर मईशत डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे पूछेंगे। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। बिलाखिर हुकूमत ने IMF की मान ली, डॉलर को ओपन छोड़ दिया, कैप हटा दिया गया, तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिया। अगर मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी को लेकर चलते तो समझते हैं आपके आज सूरत हाल बेहतर होती? मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे, जब वो वजीर थे, माशाल्लाह उनकी टीम ने बड़ी मेहनत करके IMF का प्रोग्राम ले आए थे वापस, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत ज़रूरी था। लेटर ऑफ इंटेंट में जो आपने सितंबर में इशू किया था, वाज़े तौर पर लिखा हुआ था कि पाकिस्तान एक्सचेंज रेट पॉलिसी मार्केट डिटरमिन्ड रखेगा। इसको आपने खुद बाद में वायलेट किया और इसके नतायज बड़े अफसोसनाक निकले हैं, और अब वापस आप उसी पॉलिसी पे चले गए। एक अजीब सा एक सिलसिला था कि रुपए की कदर को हमने ऊंचा रखा तो इंपोर्ट की जो डिमांड थी वो बढ़ गई, लोगों ने एलसियां खोलने की कोशिश की और नतीजा ये हुआ कि स्टेट बैंक ने फिजिकल कंट्रोल करके रोक दिया। हजारों कंटेनर्स वहां खड़े हुए हैं आपके कराची पोर्ट में, और कमी आ गई है आपके रॉ मटेरियल और इंटरमीडिएट इनपुट्स में। हमारे प्रोडक्शन जो है मुतासिर हुआ है, सनती पैदावार में कमी आई है। तो ये सब चीजें अगर आप मिला के देख रहे हैं तो हम जैसे लोग बहुत अरसा कहते रहे हैं कि एक्सचेंज रेट पॉलिसी को इस वक्त मार्केट डिटरमिन्ड रखना चाहिए, जो एक लिहाज से मार्केट डिटरमिन्ड थी जब तक मिफ्ता इस्माइल वजीर थे। और हफीज साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं सर, डॉलर मजीद कितना ऊपर जाएगा? देखिए, बात यह है कि जिस तरह मैंने कहा कि एक महीना पिछले साल गुजर चुका है जब हमने देखा कि रुपए की कदर 204 से 200 तकरीबन 40 तक चली गई थी एक महीने में, तो इस रफ्तार से रुपए बाज़ गिरता रहा है। और अब मसला यह है कि जो हमारे पास इस वक्त रिजर्व्स जो हैं, अब सोचिए आपके रवा साल के आगाज में रिजर्व्स 9.8 अरब डॉलर थे, अब गिरा के वो मुश्किल से 3.6 अरब डॉलर रह गए हैं, यानी कि तकरीबन 3 हफ्ते की इंपोर्ट मुश्किल से हम कर पाते हैं। तो इस वक्त खतरा जरूर मौजूद है कि अगर वाकई इसको मार्केट डिटरमिन्ड रखेंगे आप, जो आपने एग्रीमेंट IMF के साथ किया था सितंबर में, तो खतरा जरूर मौजूद है कि नुमाया तौर पर और गिरावट आपके रुपए में आ सकती है। तो IMF का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा मुतालबा था वो यही था कि डॉलर को मार्केट रेट पर छोड़ दिया जाए। सर, इसके अलावा और कौन से अहम मुतालबात हैं? देखिए, बहुत से अहम मुतालबात थे जिसको हमने खुद अपने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को जो हमने इशू किया था 9th रिव्यू के आगाज में, उसमें ये सब लिखे हुए हैं कमिटमेंट्स। एक तो ये एक मार्केट डिटरमिन्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी, दूसरा निर्खें जो हैं आपके बिजली और गैस की बढ़ाना, तीसरा आपका पेट्रोलियम लेवी जो है उसे आपको ये करना है कि उसको मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल पे 50 रुपए फी लीटर पे ले जाना है। मोटर स्पिरिट पे तो आप लेके चले गए हैं, मगर आपने अभी तक हाई स्पीड डीजल में 50 रुपए नहीं किया है। और एक कंटिंजेंसी प्लान पे आपने दस्तखत किया था कि अगर रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आती है FBR के, तो जो आ चुकी है, और लेवी में भी रेवेन्यू कम आई है अभी तक, तो आप कंटिंजेंसी प्लान के तहत सेल्स टैक्स वापस ले आएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, और मुख्तलिफ आइटम्स पर टैक्स रेट्स को बढ़ा देंगे या एग्जेम्पशंस कम कर देंगे। ये सारी चीजें खुद लिख के दिया है लेटर ऑफ इंटेंट में, और इसकी इम्प्लीमेंटेशन अब वाज़े तौर पर आपको करना ही करना है। और हफीज साहब, इन मुतालबात को मानने के बाद फिर कौन सी अशिया हैं जो पाकिस्तान में महंगी हो जाएंगी, और ऑलरेडी अवाम बिलबिला रहे हैं, मजीद महंगाई की शरह कहाँ तक चली जाएगी?
सबसे ज्यादा महंगे होने का खतरा जो है वो आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, तेल, खासतौर पे मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल। खासतौर पे हाई स्पीड डीजल इसलिए कि उसकी रेट आप 50 रुपए पे ले जाएंगे, तकरीबन 15 रुपए वही इजाफा है। फिर रुपए की कदर में 13% तो और गिरावट आ चुकी है, उसकी वजह से तकरीबन 25-30 रुपए और, तो कम से कम 50 रुपए का इजाफा तो हाई स्पीड डीजल ऑयल में हो सकता है और 20 से 25 रुपए का इजाफा आपके पेट्रोल में हो सकता है। दूसरी तरफ और चीजें ऐसी हैं, घी है, आपके जो दाल हैं जो आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनकी कीमतों में इजाफा होगा। फिर आप ये देखिए कि आपके जो एग्रीकल्चरल इनपुट्स हैं, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह, उनकी कीमतों में भी इजाफा होगा जिसका बुरा असर होगा हमारे उस तरह जो फार्मिंग सेक्टर है। तो लिहाजा अंदाजा ये है कि अगर सारे जो आपके कमिटमेंट्स हैं आप पूरे कर लेते हैं अगले कुछ दिनों में IMF के आने के बाद और या दौरान, तो आपका जो अफरात ज़र की रफ्तार है, हमारा अंदाजा ये है कि जो कि इस वक्त 25% है वो बढ़ बढ़ के 35% तक जा सकता है। हफीज साहब, आज वजीर आजम साहब कह रहे थे कि इसी महीने IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा और जो रिव्यू के लिए टीम आ रही है IMF की वो 31 जनवरी को आ रही है, तो सर क्या जिस दिन टीम आएगी उसी दिन मुआहदा हो जाएगा? मैं तकरीबन 2 हफ्ते तो लगते हैं, कमिटमेंट उन्होंने कम से कम 9 दिन का किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हमें इक़दामात लेने हैं, जो हमने कमिटमेंट्स किए हुए हैं, क्या हम अगले यानी कि 1 फरवरी को हो सकता है कि एक मिनी बजट ऑर्डिनेंस के थ्रू ले आया जाए और कुछ उससे पहले अगले 1-2 दिन में हम जो निर्ख हैं बिजली और गैस की उसके बढ़ाने का हम एक डिसीजन ले आए और इम्प्लीमेंट करें। हफीज साहब, सऊदी अरब तो कह चुका है कि इस्लाहात के बगैर तो ग्रांट्स नहीं रिलीज करेंगे, लेकिन IMF के बाद सर कौन से ममालिक हैं जब IMF का पैकेज हमारे पास आ जाता है तो उसके फौरन बाद हमें फंड्स मिलना शुरू हो जाएं? देखिए हमारे मल्टीलैटरल एजेंसीज जो हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक वगैरह, ये इनका जो लोन देने का सिलसिला है वो इस पे लिंक्ड होता है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहे। तो इंशाल्लाह वहाँ से कुछ पैसों की आने के मेरे ख्याल से इम्कानात बढ़ जाते हैं। साथ साथ जो आपके बायलैटरल जो पार्टनर्स हैं यानी कि सऊदी अरेबिया, कतर वगैरह, हो सकता है उनमें दिलचस्पी का इजाफा हो और कुछ फ्लो में इजाफा हो, तो हालात कुछ हद तक बेहतर हो सकते हैं। मगर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है अगले 6 महीने, जनवरी से लेकर जून तक। ऑब्वियसली सर, ओवरनाइट तो कोई मैजिक नहीं हो सकता, लेकिन लेट्स सी कि अगले 6 महीने के बाद हम माशी सूरत हाल को कहाँ खड़ा हुआ देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हफीज़ पाशा साहब, प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। वक्त भी खत्म हो गया है। नाज़रीन से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।